हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 24 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो हुआ क्या, कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महाराष्ट्र के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर नवाब मलिक को अरेस्ट कर लिया इन दी मनी लॉन्ड्रिंग केस। देखो, अच्छा, आपने कभी मूवीज में सुना होगा हवाला, है ना? तो हवाला इज अ टाइप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि आपने बहुत सारा ब्लैक मनी कमाया, इलीगल मनी कमाया, अब उसको कैसे व्हाइट में कन्वर्ट करना है ना? तो उसी को हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो वही चीज बताया गया कि नवाब मलिक को ईडी ने अरेस्ट कर लिया गया फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग केस, और उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि उन्होंने इंडिया के टॉप मोस्ट टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के पैसे को मनी लॉन्डर किया है, मतलब हवाला किया है, उसको उसको ब्लैक से व्हाइट मनी या इलीगल से लीगल मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। ओके, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज। सो रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया, बट आज की हम न्यूज पढ़े तो आज की न्यूज अभी पेपर में नहीं आएगी, बट कल आएगी। सो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस कर दिया है कि वी विल इन्वेड यूक्रेन, बट हमारा जो स्ट्रेटेजी होगी वो डिफेंसिव होगी, एग्रेसिव नहीं होगी। डिफेंसिव का मतलब है कि हम लोग उन एरियाज पे अटैक करेंगे, वो एरियाज जहां पर मिलिट्रीज नहीं है, जहां पर पब्लिक नहीं है। तो लेट्स सी कि ये क्या होता है, बट हाँ, वॉर तो स्टार्ट हो चुकी है बिटवीन द यूक्रेन एंड रशिया। एंड अभी ये भी सुनने में आया है कि यूक्रेन की मिलिट्री ने भी टिट फॉर टेट वाली पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने भी रशिया के अराउंड 5 to 6 एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन कर दिया गया। एंड लेट्स सी ये इशू कब तक डी एस्केलेट होता है। सो वो चीज़ कल आएगी, बट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर आज की जो न्यूज़ है वो रशिया ने तारीफ करी है इंडिया की, और ये बोला है कि भाई जो इंडिया का स्टैंड है अबाउट दी बैलेंस एंड इंडिपेंडेंट स्टैंड, वो हम बिल्कुल मानते हैं, और बिल्कुल सही स्टैंड लिया उन्होंने, है ना? उन्होंने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया कि भाई कि रशिया, उन्होंने सिंपल सी बात बोली थी कि देखो, रशिया जो चाहता है मिन्स एग्रीमेंट के थ्रू इश्यू रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ये इंडिया ने बोला था यूएन में, और इसकी तारीफ रशिया ने करी। अब इंडिया भी डिप्लोमेटिक स्टेप ले रहा है। इंडिया भी रशिया के खुल के साथ फेवर में नहीं आ रहा है, ना उसके खुल के अगेंस्ट में आ रहा है, और ना ही वो यूएस के अगेंस्ट में जा रहा है या यूक्रेन के अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, हाँ, इंडिया के ऊपर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई इंडिया के ऊपर यूएस के सैंक्शंस लग सकते हैं अगर S-400 डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स हमें हम अगर रशिया से मिलती है तो हो सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि यूएस लगा सकता है सैंक्शंस, अब लगा सकता है, पहले तो नहीं लगा सकता था, बट नाउ देयर आर चांसेस। और रशिया ने एक चीज और अश्योर करी है कि जरूर हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, बट इट वोंट अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन दी, या इट वोंट अफेक्ट द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये चीज उन्होंने क्लियरली बोल दी है। ओके, मूविंग फर्दर, और एक चीज और उन्होंने क्लियरली बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो भी इशू है वो बायलेटरल इशू है, एंड हम लोग इस चीज को मानते हैं, उसमें पाकिस्तान और इंडिया का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, रशिया इन्वॉल्व नहीं होगा। ये चीज उन्होंने क्लियरली बोल दिया। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, सो विल मूव टू दी स्टेट पेज। सो व्हाट हैपन, कैबिनेट ने बोला था कि आप जल्दी से जल्दी असेंबली को बुलाइए क्योंकि हमें बजट प्रेजेंट करना है। लेकिन जयदीप धनखड़ ने बोला कि देखो, आप बिल्कुल असेंबली स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन समन मैं करूंगा, लेकिन समन की रिपोर्ट तो मेरे पास आनी चाहिए ना। मुझे कैबिनेट ने रिकमेंडेशन ही नहीं भेजी कि आप समन करो असेंबली को, तो मैं गवर्नर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट मुझे किसी ने एड एंड एडवाइस दी नहीं कि आपको असेंबली बुलानी है, समन करना है आपको असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबली को, और आप हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि भैया हम समन नहीं कर रहे। अभी तक राजभवन में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं आई है अबाउट द समनिंग ऑफ सब समनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये चीज सिंपल सी बात उन्होंने बोली है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्ट से भी समझ सकते हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, या यहाँ बोल सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों को समन आपका गवर्नर करता है, और पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आपका या प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, ये चीज बताया गया। आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली आपको देना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो, इन द केस ऑफ पार्लियामेंट आप उनको दोगे भैया लोकसभा समन कर दो, लोकसभा समन हो जाएगी, हाउसेस समन हो जाएंगे, और सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जब
सेशन कंप्लीट होने वाला होता है तो स्पीकर क्या बोलता है? स्पीकर बोलता है एडजॉर्नमेंट साइन डाई। एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब कि एडजॉर्न कर दिया गया हमने हाउस टिल दी नेक्स्ट सिटिंग। अब वो इंडेफिनेट पीरियड, साइन डाई का मतलब फॉर द इंडेफिनेट पीरियड, कोई टाइम फिक्स नहीं किया। एक होता है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब कि भैया कि हम इस ये हाउस 1 या 2 दिन तक एडजॉर्न करके रखेंगे, 2 या 3 दिन तक छुट्टी रहेगी, उसके बाद सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जस्ट है एडजॉर्नमेंट। इफ स्पीकर इज सेइंग और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज सेइंग एडजॉर्नमेंट साइन डाई, इट मींस कि एडजॉर्नमेंट फॉर द इंडेफिनेट पीरियड। तो जैसे ही एडजॉर्नमेंट साइन डाई अनाउंस करता है स्पीकर या फिर चेयरमैन, तो क्या होगा? तो 2 या 3 दिन बाद प्रेसिडेंट खुद क्या कर देगा? सेशन को एंड कर देगा, प्रोरोग कर देगा, और फिर नेक्स्ट सेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फिर से समन करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर को, इन द केस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को। मूविंग फर्दर, सो एक पिटीशन फाइल हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में, एंड इट्स अबाउट कि बॉम्बे महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आई थी इन दी महाराष्ट्र शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन एक्ट 2017 में। एंड उसमें ये अमेंडमेंट था कि आप मराठी देवनागरी स्क्रिप्ट में अपने दुकान का नाम लिखोगे, और उस स्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट है वो छोटी नहीं होगी, स्मॉलर नहीं होगी अदर स्क्रिप्ट से। जैसे आपकी दुकान का नाम है एबीसी लिमिटेड, है ना, कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे कि एबीसी लिमिटेड लिखा हुआ है। अब एबीसी लिमिटेड जैसे इंग्लिश में आपने लिखा हुआ है, तो उसी ही स्क्रिप्ट या उससे बड़ी स्क्रिप्ट में मराठी देवनागरी स्क्रिप्ट में भी आपको उस दुकान का नाम लिखना होगा। ये चीज क्लियरली अमेंडमेंट में बोली गई थी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आया था। लेकिन कुछ पिटिशनर्स थे, उन्होंने पिटिशन फाइल कर दी, उन्होंने बोला कि देखो ये जरूरी नहीं है ना, हमारी दुकान का नाम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने क्या किया? महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने बोला कि भैया आप टाइम वेस्ट करने आए हो, यहाँ पिटीशन आपने फालतू में फाइल करी है, आपका कुछ यहाँ राइट बीच तो हो नहीं रहा, और मराठी स्क्रिप्ट में लिखोगे तो ज्यादा आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी कस्टमर्स को, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी जो जहां आप शॉप खोली है वहां मराठी बोली जाती है, मराठी लोग समझते हैं। तो ये आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, इसी के चलते आपके ऊपर फाइन लगाते हैं। एक तो पिटीशन रिजेक्ट करते हैं, डिसमिस करते हैं, और दूसरा उसके उनके ऊपर 25,000 रुपीज का फाइन लगा दिया। तो अगर आप कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हो और कोर्ट को अगर लगता है कि आपने उनका टाइम वेस्ट किया पिटीशन फाइल करके, तो भैया आपके ऊपर फाइन लग सकता है। डिपेंड करता है कितना भी, अगर कोर्ट को गुस्सा आया तो वो करोड़ों रुपए में भी लगा सकता है फाइन। मूविंग फर्दर, सो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में एक नया टर्मिनल बन चुका है T1, लेकिन वो अराइवल टर्मिनल है। अभी भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल है, T1, T2, T3, लेकिन वहीं से डिपार्चर होता है, वहीं पर अराइवल होता है। जैसे डिपार्चर मतलब वहीं से उड़ोगे वहीं पर आप लैंड करोगे। लेकिन अब क्या हुआ कि T1 में जो डिपार्चर होगा, जो प्लेन्स डिपार्चर होंगे, वो प्लेन्स कहाँ अराइवल हो गए? टू दी न्यू टर्मिनल जो अभी नया नया ओपन किया गया और आज उसका ओपनिंग है, ये चीज बताई गई। ठीक है, मूविंग फर्दर, सो कांग्रेस ने आरटीआई फाइल करी थी, एंड आरटीआई इज अबाउट दी कि अभी कितने लोगों के ऊपर लोकायुक्त एक्ट के अंडर केसेस पेंडिंग चले हैं। तो बताया गया कि आरटीआई के अंडर अराउंड 304 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं अगेंस्ट दी पब्लिक ऑफिशियल्स, एंड पब्लिक ऑफिशियल्स इंक्लूड व्हाट? दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड आपके एमएलएस एंड एमपीज। और यही चीज बताया गया बाय दी कांग्रेस। उन्होंने बोला है कि दिल्ली में दिसंबर 2020 से कोई भी लोकायुक्त नहीं है। तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली है, जिस बेसिस पर आम आदमी पार्टी बनी थी, लोकपाल और लोकायुक्त, एंटी करप्शन विंग होनी चाहिए अगेंस्ट दी पब्लिक ऑफिशियल्स, वही चीज दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं है आपकी 2 साल से, 1 साल से। ओके, moving further, so M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, have stated that we want Foreign Minister, External Affairs Minister intervention in the fishermen's arrest, Tamil Nadu fishermen's arrest that has been done by the Sri Lankan authorities. अब हुआ क्या? देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो हम बात करें तो ये इंडिया का मैप है ना, सदर्न पार्ट, और यहाँ पर है तमिलनाडु, ये वाला पार्ट ऐसा, और यहाँ पर है श्रीलंका आपका ऐसे। ठीक है, और यहां पर श्रीलंकन फिशरमैन क्या करते हैं? आपका फिशिंग करते हैं। अब कोस्टल एरिया है ना, और देखा जाए तो अगर वार्म वाटर आता है और कोल्ड वाटर आता है तो बिकॉज ऑफ दी लैंड सी ब्रीज, तो वो एक सही कंडीशन बन जाती है फिशिंग के लिए, क्योंकि फिशेस बहुत ज्यादा यहाँ पाई जाती हैं। तो होता क्या है कि भाई इंडियन फिशरमैन क्या करते हैं, वो आपका बॉटम ट्रॉलर यूज करते हैं। अब बॉटम ट्रॉलर देखा जाए तो ऐसा होता है, ऐसे शेप में होता है यूं,
है ना? और ये सी का फ्लोर है, ये सी का फ्लोर और ऐसा होता है और ये नेट होता है, कनेक्टेड रहता है आपका शिप से। यहाँ पर शिप होती है जो कि फ्लोट करती है आपकी इसमें, है ना? ये शिप है और ऐसे इकट्ठा करके ऊपर ऊपर खींच लेते हैं फिशरमैन्स। अब होता क्या है इससे कि जो स्मॉल फिशेस होती हैं, स्मॉल फिशेस जो कि बेबी फिशेस इनको बोल सकते हैं, और यहाँ पर जो मैराइन है और मैराइन इकोसिस्टम है, रिच मैराइन इकोसिस्टम, वो सब डैमेज हो जाता है। और श्रीलंका ने बैन कर रखा है क्या, आपका बॉटम ट्रॉलर्स। वो बोलते हैं कि आप डीप सी फिशिंग करिए, आप डीप सी में आओ, वहां पर आप ऐसी शिप हम बना के देंगे, ऐसी शिप ऐसी ऐसी मेथड ऐसी शिप्स बनाई जा रही है कि आप आराम से उसमें डीप सी फिशिंग कर सकते हो और फिशिंग करिए आप। लेकिन आप बॉटम ट्रॉलर यूज करेंगे तो भाई इकोसिस्टम पे डैमेज पहुंचेगा और इसी के चलते फिशरमैन्स को अरेस्ट किया जाता है। तो गवर्नमेंट को भी इस इशू को रिजॉल्व करने की जरूरत है और अपने फिशरमैन्स को समझाने की जरूरत है कि देखो, आप डीप सी फिशिंग करिए और इंडियन गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए या लोन देना चाहिए टू दी फिशरमैन्स कि वो डीप सी फिशिंग बोट बना सकें। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के वानियार छत्रियास कोटा लॉ को अभी रिजर्व करके रखा हुआ, जजमेंट को रिजर्व करके रखा हुआ है। उन्होंने अभी उन्होंने अभी ऐसा उस पर कोई जजमेंट दिया नहीं, क्योंकि पिटीशन का कंटेंशन था कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था अबाउट द अल्ट्रा वायरस दैट अल्ट्रा वायरस अबाउट द तमिलनाडु वानियार कोटा लॉ, वो गलत है। और उसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट अभी हियरिंग्स हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी हम इस चीज को रिजर्व करके रखेंगे एंड अभी इस पर जजमेंट कुछ समय बाद सुनाया जाएगा। अभी हम चाहते हैं कि और पिटीशन फाइल हो एंड देन वील डिसाइड कि इस पे क्या करना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो यहाँ पर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक बहुत प्यारा सी चीज बोली है। उन्होंने बोला कि देखो, अगर आप आईपीसी पढ़ोगे ना तो आईपीसी में देखो एज लिमिट दी जाती है, चाइल्ड की भी एज लिमिट है, बट डिपेंड करता है कौन सी। अगर बिलो दी 7 है, डॉली इन कैपेक्स है, 12 तक होती है तो डॉली कैपेक्स हो जाती है, तो ये सारी चीजें। तो यही चीज बताएगी कि अगर कोई बच्चा 12 साल के नीचे है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता डिसगाइज लव। अब डिसगाइज लव का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा लव बाय द एल्डर्स जे जिससे मतलब आपको फील हो कि आप सेक्सुअली हरास हो रहे हो, है ना? तो उसी चीज को लेकर यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि चिल्ड्रन बिलो द 12 ईयर्स कैन नॉट रिकॉग्नाइज द डिसगाइज लव। और एक केस चल रहा था 2017 का, जो 11 साल की बच्ची थी, उसके नेबर में एक रहते थे, रहता था आदमी, उसने उसके साथ गलत काम किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, और वो बाद में केस रिओपन हुआ एंड फाइनली उस केस में क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लगे एंड पॉक्सो के अंदर भी उसको ट्राई किया गया और उसको पनिशमेंट सुना दी गई। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन दी स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपन, सो कल आपके कर्नाटका हाई कोर्ट ने ओरली क्लियरली बोल दिया है कि इन दी पीजी कोर्सेज, इन दी पीयू कॉलेजेस, पीयू कॉलेज मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, है ना? इन दी पीयू कॉलेजेस में भी आपके जो ड्रेस कोड्स हैं वो आप यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे, कॉलेज ड्रेस कोड पहन के जाएंगे। आप कोई भी रिलीजियस क्लोथ्स पहन के नहीं जा सकते, ना ही हिजाब, ना ही स्कार्फ, ना ही रिलीजियस फ्लैग्स, ना ही कुछ भी। आप क्लासरूम के अंदर वो सारी की सारी चीजें बंद होंगी, नहीं पहन के जा सकते आप। ये क्लियरली कल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने क्लियरली बोल दिया है। ओके, सॉरी, इन द प्री यूनिवर्सिटी, सो इट्स पीयू कॉलेज मतलब प्री यूनिवर्सिटी एंड डिग्री कॉलेजेस। कर्नाटका में थोड़ा चेंज रहता है, कर्नाटका में स्कूल सिर्फ 10 तक होते हैं, उसके बाद प्री यूनिवर्सिटी और आपका डिग्री कॉलेजेस हो जाते हैं। तो 10 से 11th के क्लास में के लिए बोला है उन्होंने कि पीयू कॉलेजेस में भी अब हिजाब और आपके जो रिलीजियस ड्रेस कोड्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे, सिर्फ जो पीयू प्री यूनिवर्सिटी के ड्रेस कोड्स और डिग्री कॉलेज के ड्रेस कोड्स हैं वो अलाउ होने वाले हैं। मूविंग फर्दर, सो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एफडीआई की पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली है, अप्रूव कर ली है फॉर दी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड दिस पॉलिसी इट्स अबाउट के कोई अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है ग्रेटर देन 100 करोड़, तो और उसमें मिनिमम 50% फॉरेन स्टेक होना चाहिए। ये एम है जम्मू एंड कश्मीर की न्यूली फॉरेन पॉलिसी का, जो अभी रिसेंटली अप्रूव की गई बाय दी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। क्या है कि मिनिमम 100 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसमें 51% ऑफ दी स्टेक किसका हो, फॉरेन स्टेक हो, तब वो एफडीआई माना जाएगा।
ओके, मूविंग फर्दर। सो देखो, देखा जाए तो तमिलनाडु और कर्नाटका बॉर्डरिंग स्टेट्स है ना, और रिच इन, और देखा जाए उनका जो बॉर्डर एरिया है थोड़ा रिच है बिकॉज ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स, है ना। और वहां पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं और बहुत सारी नेचुरल ब्यूटीज हैं। अब इसी चीज को लेकर होता क्या है, जैसे ऊटी हो गया, मंजूर हो गया, कुनूर हो गया, अब ये सारी जगह क्या है, ये सारी जगह है आपकी वो हिल स्टेशन है ना, तमिलनाडु में है, कुछ आपकी केरला में है। तो होता क्या है, केरला के बहुत सारे लोग मूली जाते हैं और बहुत सारे तमिलनाडु के लिए बाया मूली केरला भी जाते हैं। लेकिन तमिलनाडु ने क्या किया, तमिलनाडु ने बोल दिया कि भाई जो भी टूरिस्ट केरला से आ रहा है वो मूली के थ्रू नहीं आएगा, वो ट्रिप्स अब बैन कर दी। क्यों? उन्होंने बोला है कि देखो, मूली के थ्रू आते हो तो आप फॉरेस्ट एरिया से निकलते हो, नेशनल पार्क से निकलते हो, सेंचुरी से निकलते हो, और वहां पर जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ बर्ड्स, उनको बहुत अफेक्ट पहुंचता है। तो इसी के चलते आप वहां से ट्रेवल नहीं करोगे। बट केरला गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखो, ये तो हिपोक्रेसी है। उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि भाई आपने केरला से मूली जाने के लिए बंद कर दिया, लेकिन अगर कोई तमिलनाडु से मूली वाया केरला आ रहा है, तो टू केरला आ रहा है, तो तो वो आ सकता है। ये चीज गलत है। मूविंग फर्दर, सो इंडियन रेलवे ने क्या कर दिया, रेलवे ने अब सोलर फेंसिंग इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है टू सेव एलिफेंट्स, ये चीज उन्होंने बोली है। और हैंगिंग सोलर फेंस बनाए जाएंगे जिससे एलिफेंट के मूवमेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है ट्रैक्स पर। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे अ, 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज टर्निंग टू ट्रेड विंड्स, ये अपन पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। तो इट्स अबाउट द इंडिया एंड यूएई के रिलेशनशिप के बारे में ये अपन पढ़ने वाले हैं। सेकंड वन थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो अपन ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपन हिस्ट्री में भी जाएंगे एंड ये क्यों लिखा गया ये अपन समझेंगे। एंड द थर्ड वन इट्स अबाउट द रिडक्शनिस्ट अप्रोच, ये अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, तो फर्स्ट वील डिस्कस द टर्निंग टू ट्रेड विंड्स। अब ये है क्या, तो यही बताया गया कि अभी इंडिया और यूए के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, और अभी लास्ट स्टेज ऑफ नेगोशिएशन में भी है ना। और अभी देखा जाए तो उस नेगोशिएशन को 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके चलते इंडिया और यूएई में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाएगी। कुछ कुछ साइन हो भी चुका है, लास्ट वीक साइन हो चुकी है, बट अभी उसमें नेगोशिएशन करना बाकी है, नेगोशिएशन होता रहेगा। लेकिन ये चीज बताया गया कि इस एग्रीमेंट से इंडिया एम कर रहा है कि अराउंड $1 ट्रिलियन की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करे एंड $1 ट्रिलियन की सर्विस एक्सपोर्ट करे बाय द ईयर ऑफ 2030 टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये चीज बताया गया है ना। और देखा जाए तो इंडिया के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्रोमिनेंस रखता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस यूएई में रहते हैं। दुबई सुना है, अबू धाबी सुना है, दुबई में कितने लोग इंडियंस जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जाते हैं। तो यूएई बहुत प्रोमिनेंस रखता है। और देखा जाए तो यूएई से इंडिया क्रूड ऑयल खरीद सकता है ना। अब इंडिया में क्रूड ऑयल को भी अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है गैसोलीन बनाने में, पेट्रोल बनाने में, फिर आपका डीजल बनाने में, फिर आपका जेट फ्यूल होता है, फिर आपके अदर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, फिर आपके एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सारी चीजें। ओके, तो यही बताया गया कि अभी वर्चुअल समिट हेल्ड हुई थी बिटवीन इंडिया एंड यूएई के बीच में, एंड सितंबर 2021 में इंडिया और यूएई ने फॉर्मली लॉन्च कर दिया था नेगोशिएशन ऑन दी इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे। और बताया गया था कि जो मेन हाइलाइट्स थे इस मीटिंग के अंदर वो यही थे। एक तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर, डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर, और तीसरा था आपका क्लाइमेट एक्शन रिन्यूएबल एनर्जीज को लेकर, स्पेसिफिकली ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, जिसको इंडिया ने भी रिसेंटली पॉलिसी अडॉप्ट भी करी है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, है ना। एंड बाकी और भी चीज़ों पे डिस्कस हुआ, एजुकेशन कॉर्पोरेशन पे भी हुआ, आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे भी हुआ, फूड सिक्योरिटी पे भी हुआ, स्किल कॉर्पोरेशन पे भी हुआ। लेकिन जो मेजर फोकस रहा ना, मेजर फोकस रहा आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर, है ना। और अगर ये एग्रीमेंट सक्सेसफुल होता है तो प्लास्टिक, एग्रीकल्चरल, फूड प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिकल्स के एरिया में बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलेगा इंडिया को, है ना। और अराउंड 10 लाख जॉब्स खोली जाएंगी फॉर द यंग पीपल इन द कंट्री, ये चीज बताया गया। और देखा जाए तो अफ्रीकन एंड एशियन मार्केट्स के लिए इंडिया के दरवाजे खुल जाएंगे, और इंडिया दरवाजे खोलने को तैयार है, बट वो लोग भी अपने दरवाजे खोल देंगे इंडिया के लिए कि आप आओ और हमारे यहाँ मार्केट सेटअप करो, ये चीज बताई गई। और बोला गया कि बाय द एंड ऑफ 2017
बाय दिस एग्रीमेंट 100 बिलियन यूएसडी हम लोग बायलेटरल ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चीज बताया गया। ओके, बाकी हमने डिस्कस कर भी रखा है कि व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इट्स इवन बेटर देन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि इसमें आप नेगोशिएशन के लिए कुछ चांस छोड़ते हो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में फिक्स होता है कि भाई आप इतनी ही चीजों पे नेगोशिएशन कर सकते हो, या इतने में ही आपका फ्री ट्रेड करोगे, बाकी आइटम्स पे आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। बट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपके पास एक स्पेस होता है कि आप उस चीज को भी नेगोशिएट में ला सकते हो। मतलब जैसे कि मान के चलो अभी कॉटन इसमें जोड़ा नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि यूएई और इंडिया कॉटन को लेकर फ्री ट्रेड कर दें, जीरो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दें, क्योंकि नेगोशिएशन का चांस है इस एग्रीमेंट के अंदर। ओके, बाकी इंडिया और यूएई की करंट रिलेशंस की बात करें तो इंडिया और यूएई दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंजॉय करते हैं बिकॉज ऑफ दी कल्चरल एंड रिलीजियस टाइज की वजह से। एंड 1966 से इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, है ना। जो अबू धाबी के रूलर थे, देखा जाए तो 1971 में तो यूएई बना, बट हमारे रिलेशंस अबू धाबी से 1966 से अच्छे हैं। फिर पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें तो 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ही जायद मेडल दे रखा था, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यूएई का। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी विजिट पे गए थे यूएई अगस्त 2015 में, और उन्होंने बोला था कि नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो अभी यूएई और इंडिया का जो बायलेटरल ट्रेड है वो $60 बिलियन का है, तो इट्स इंडिया का ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनता है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। देखा जाए तो यूएई सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ऑफ इंडिया के लिए, है ना। और यूएई फॉर द यूएई इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, कल्चरल रिलेशंस भी हैं, और बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी भी यूएई में रहती है। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप जो है ना वो स्ट्रेंथन हो पाएंगे, क्योंकि हमारी पास्ट हिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग रही है, कल्चरल भी बहुत स्ट्रांग है हमारा हमारा और भी हमने जो बात करी जैसे कि आपका कल्चरल रिलेशंस हो गए, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है, इकोनॉमिक रिलेशंस हमेशा से स्ट्रेंथन रहे, पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत स्ट्रेंथन रहे। तो इसी की वजह से जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी हैं, जो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी अच्छे हो जाएंगे। Moving further towards the next editorial, that's about the reductionist approach, ये अपन पढ़ेंगे। तो बताया गया, तो यही बताने की कोशिश की गई कि हेल्थ केयर में अभी बहुत सारे इंडियंस को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक सेंस ऑफ सेंचुरी नहीं आई है। इंडियन गवर्नमेंट इसमें फेल रहा है। अब क्या है और कैसा भी इन्वेस्टमेंट कर लिया, हमने बहुत इन्वेस्टमेंट कर लिया है, लेकिन तब भी द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू ट्रांसलेट इनटू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेंचुरी फॉर मेनी इंडियंस। ठीक है, और अभी 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी एंड उसमें बताया गया था कि बाय द ईयर ऑफ 2025 जीडीपी का 2.5% हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी उस पर काम नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर ऑथर ना थोड़ा सा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को लेकर फोकस में। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब ऐसे डिसीजेस जो कि अगर किसी एक पर्सन को वो डिसीज है दूसरे पर्सन को वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती, मतलब कम्युनिकेट नहीं हो सकती। बोल सकते हैं कि जैसे कि कोविड, तो कोविड इज अ कम्युनिकेबल, है ना। कोविड ऐसे समझ लो, कोविड कम्युनिकेबल है, मतलब अगर मुझे है तो आपको भी हो सकता है अगर आप मेरे कांटेक्ट में आए तो। बट नॉन कम्युनिकेबल में अगर आपको कोई डिसीज है तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई आया तो आपको तो उस पर्सन को ट्रांसमिट नहीं हो सकती। जैसे कि कैंसर हो गया, जैसे कि आपका डायबिटिक हो गया, है ना, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गए, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना या हार्ट की डिसीज है, तो अब किसी को हार्ट की डिसीज है, आप उसके साथ खाना शेयर कर लो तो आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। ठीक है, जैसे कि आपको लंग्स की रेस्पिरेटरी डिसीज हो गई, एड्स हो गया, तो दीज आर दी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब एड्स कम्युनिकेबल हो सकती है अगर आप फिजिकल कांटेक्ट में आओ तो, है ना, बट वैसे नहीं है। वैसे अगर आप उसके साथ खाना शेयर कर रहे हो या उसके साथ बैठे हुए हो तो फिर आपको एड्स नहीं, एड्स कैन बी सेड दैट इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, और बताया गया कि जितनी भी डेथ्स होती हैं वर्ल्ड वाइड में उसका 70% ऑफ द डेथ अकर ड्यू टू दी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सच एज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना या ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना। ओके, डायबिटीज हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज हो गए, कैंसर हो गए। और देखा जाए इसमें गवर्नमेंट कर क्या रही, अब फोकस इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लेके चलते हैं अपन। ठीक है, देखो 15th फाइनेंस कमीशन बनी थी एंड 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे एनके सिंह, उनका ये कहना था कि हेल्थ सेक्टर जो भी प्रेजेंट में स्टेट लिस्ट के अंडर है उसको आपको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डालना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी
या यूनियन गवर्नमेंट भी उस पर काम कर सके, है ना। लेकिन उस पर अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी हेल्थ कॉन्करेंट सेक्टर में नहीं आया, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आया, बट अभी ये रिकमेंडेशन है। और फंडामेंटल राइट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो आर्टिकल 21 तो बोलता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू हेल्थ इंक्लूडेड इन दी राइट टू लाइफ, है ना। और डीपीएसपी भी है, डीपीएसपी के बहुत सारे आर्टिकल है, 38 है, 39 है, 42 है, 43 है, 47 है, दैट्स पुट ऑब्लिगेशन ऑन दी स्टेट इन ऑर्डर टू इंश्योर के इन ऑर्डर टू इंश्योर द इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ द राइट टू हेल्थ, ये सारे आर्टिकल्स। बाकी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था 1996 में, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति केस, और उसमें बोला गया था कि वेलफेयर स्टेट में जो स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी होती है, मतलब गवर्नमेंट की जो प्राइमरी ड्यूटी होती है, वो होती है कि आप लोगों के वेलफेयर एंड जो लोगों के वेलफेयर और लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, ये सबसे प्रायोरिटी थी। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है कि वो एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके अपनी जनता को, अपने लोगों को। ये इस केस में हेल्ड हुआ था, है ना। फिर मूविंग फर्दर, सो देखा जाए तो अभी इंटरनेशनल कम्युनिटीज में क्या चल रहा है। सो देखा जाए तो यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था, एंड उसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है, आर्टिकल 25, है ना। एंड वो बोलता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो इंडियन गवर्नमेंट फॉर द वेलबिंग ऑफ द ह्यूमंस को फूड, क्लॉथ, हाउसिंग, मेडिकल केयर एंड नेसेसरी सोशल सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये चीज यहां बताई गई, बट चैलेंजेस भी हैं। अब चैलेंजेस यही है कि अभी जो एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल है कंट्री का, उसका सिर्फ लिमिटेड स्कोप है, ठीक है। अभी हमें अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को एक बहुत अच्छा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसी बहुत सारी जैसे कि बहुत सारी सर्विसेज हैं, प्रेगनेंसी केयर हो गया, लिमिटेड चाइल्ड केयर हो गया, और सर्टेन सर्विसेज ही प्रोवाइड की जाती हैं, बट जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है डेथ्स में 70%, उस पे कोई भी केयर या इंटेंसिव केयर नहीं मिल पाती उनके लोगों को, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ फंडिंग की हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ फंडिंग में एक्सपेंडिचर भी इंडिया का बहुत कम है, 1.3% है अभी प्रेजेंट के बजट से अगर हम निकाल के चलें। और बल्कि इंडिया ने तो कमिट किया था कि 2025 तक हम लोग 2.5% ऑफ जीडीपी कर देंगे, बट जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से हम लोग कर नहीं पा रहे, है ना। ये चीज़ बताई गई। बाकी यही एडिटोरियल है, आपको पढ़ना है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, सो मूव टू दी नेक्स्ट एडिटोरियल, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये है क्या, देखते हैं। अच्छा, हुआ क्या, अभी एक नई विंग बनाने की बात चल रही है, मतलब एक नया फ्रंट बनाने की बात चल रही है, एक नया पोजीशन बनाने की बात चल रही है। जैसे कि हमने देखा था इंदिरा गांधी के समय, बहुत सारे फ्रंट बन गए थे, मुरारजी देसाई वाले, या फिर आपका चंद्रशेखर वाला, फिर आपका आपका कौन थे जिनको अपन प्राइम मिनिस्टर ऑफ फार्मर्स बोलते थे, चौधरी चरण सिंह वाला फ्रंट। फिर गुलजारी, फिर आपका ये था, फिर आपका 90s में देखें, 1990s में देखें तो 1990s में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज बनते रहे, एच डी देवगौड़ा बने, आपका एच डी देवगौड़ा के बाद आपके इंद्र कुमार गुजराल बने। तो अब ये सारे लोग प्रधानमंत्री बनते गए, है ना। अब बहुत सारे फ्रंट्स इकट्ठे बन गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, तो कोई सिंगल पार्टी नहीं थी, बहुत सारी पार्टीज ने एक फ्रंट बनाया। अब देखो हुआ क्या, अभी यहां पर बात चल रही है, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव, उनका ये कहना है कि केसीआर केसीआर बोलते हैं उनको। सो उनका ये कहना है कि सिंपल सी बात कि एक नए थर्ड फ्रंट की जरूरत है, उसके साथ साथ हमें एक नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है। लेकिन यहां पर ऑथर ने सिंपल सी बात बोली कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं सकता। अब आई गिव यू सम क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस आपको खुद लिखने हैं, है ना, आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। कि पहली बात, हु हैज गिवन द आइडिया कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कौन था वो, आइडिया किसने दिया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। हु इज गिवन द आइडिया कि टू कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, किसने आइडिया दिया था, कौन थे वो पर्सन। चलो मैं इतना आइडिया दे देता हूं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे। दूसरा, कि ड्राफ्टिंग कमिटी
ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था और कितने मेंबर्स है ड्राफ्टिंग कमेटी में, ये पूछ लिया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो बहुत लोगों को पता रहता है कि बी आर अम्बेडकर थे, बट ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था और ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने टोटल मेंबर्स थे, ये चीज नाम नहीं पता करना है, बस कितने मेंबर्स थे। फिर अच्छा, फिर एक चीज और कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा यूनिक भी है क्योंकि द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, एंड उसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो हैंड रिटन तरीके से लिखा गया था, मतलब रिटन लिखा गया था, प्रिंट नहीं हुआ था। तो हु हैज रिटन दी होल कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम, किसने लिखा था, कौन थे वो पर्सन जिन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था इंग्लिश में, ठीक है। और तीसरा कि देखा जाए तो पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लीगल इन फोर्स तो पता ही है, लीगल इन फोर्स 26 जनवरी को हुआ था। एंड और एक चीज और एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, या सो वन मोर क्वेश्चन एंड इट्स अबाउट समथिंग के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, फर्स्ट टाइम कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो फर्स्ट वन, हु हैज गिवन द आइडिया टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये सेकंड क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई, फर्स्ट मीटिंग के साथ साथ कितनी मीटिंग हुई है, टोटल कितनी मीटिंग हुई है, ठीक है, ये देखना है टोटल कितनी मीटिंग हुई है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इट्स अबाउट दी हु हैज रिटन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने लिखा है। एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन कि हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे और क्या काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो ये चार चीजें आपको खुद लिखनी है। अगर आपने ये चार चीजें लिखनी तो फिर बाद में तो ये ना, ये बहुत सारी चीजें इसमें इसी में खुद लिखी गई हैं कि प्रियम्बल से रिलेटेड आपका कितने साल में कंप्लीट हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी, तो ये सारी चीजें खुद लिखी गई हैं। सो रीड इट, आपको इसी में से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो गूगल करिए और अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया है कि भाई देखो, नवाब मलिक के रेजिग्नेशन मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उनको गलत फंसाया जा रहा है। उनको इसी वजह से अरेस्ट किया गया क्योंकि भैया वो लोग बोल रहे थे, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी जो है हरास करने के लिए हरास करती हैं और अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, इसीलिए उनके ऊपर ये एक्शन लिया गया। मूविंग फर्दर, सो दिल्ली में जो मैन्युफैक्चरिंग हेडक्वार्टर है, करेंसी मैन्युफैक्चरिंग हेडक्वार्टर है, इंडियन करेंसी एंड बैंक नोट्स मैन्युफैक्चरिंग हेडक्वार्टर्स है, उसको अंडर दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर प्रोहिबिट प्लेस डिक्लेयर कर दिया। अब प्रोहिबिट प्लेस डिक्लेयर करने का मतलब है कि कोई भी ऐरा गहरा या कोई भी आम आदमी वहां जा नहीं सकता, उस बिल्डिंग में नहीं जा सकता, अगर आपके पास प्रॉपर परमिशन नहीं है तो। उसके लिए प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, तब जाके आप उस एरिया में ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। तो बताया गया कि देखो, बाकी देखा जाए तो और भी अदर प्रोडक्शन यूनिट्स है, 9 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं टोटल, बट इसी प्रोडक्शन यूनिट को ही आपका प्रोहिबिटेड प्लेस में डिक्लेयर किया गया। उसका रीजन यही है कि इस हेडक्वार्टर में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं और बहुत सारी करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स छापे जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बात हुई है एंड यही बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है ग्लोबल प्रॉब्लम है। एंड अब ये बात इसी वजह से बोली थी गवर्नमेंट ने, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोली क्योंकि कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि अराउंड हमने विजय माल्या, नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी से 18,000 करोड़ रुपीज कॉन्फिस्केट कर लिया है और वो चीज हमने बैंक्स को वापस लौटा दिया है। अभी भी बहुत सारा अमाउंट बचा हुआ है, बट 18,000 हमने रिकवर कर लिया अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। मूविंग फर्दर, तो ये पूरा आपका इलेक्शन से भरा हुआ है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और द नेशनल न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट ने पहली, जो हमने कल पढ़ा था ना कि ऑफलाइन एग्जाम को लेकर, ऑफलाइन एग्जाम के अगेंस्ट पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो पिटीशन हेयर कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उस चीज को डिसमिस कर दिया, पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो, जब ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे तो ऑनलाइन एग्जाम हुए, बट नाउ वी आर रेडी टू डू ऑफलाइन एग्जामिनेशन। सो अब वो तो टीचर्स कर सकते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है और बोर्ड कर सकते हैं कि भाई उनको अगर लगता है कि सिचुएशन अच्छी है तो वो ऑफलाइन एग्जाम करा देंगे। स्टूडेंट अपना काम करें, टीचर्स अपना काम करें, एक दूसरे काम में इंडल्ज ना करें, ये चीज उन्होंने क्लैरिफिकेशन बोल दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए। तो इस चीज को लेकर पिटीशन फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि देखो, सिखाओ मत। मूविंग फर्दर, सो जो हमारे मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने बोला है कि जो हमने जेब्स डिलीवर किए हैं और जेब्स लगाए हैं, वैक्सीन लगाई हैं, उन्होंने हमारी उस जेब्स ने दिखाया है कि इंडिया की क्या पावर है और इंडिया कैसे एक फ्यूचर हेल्थ इमरजेंसी को भी
एड्रेस कर सकता है। ये चीज उन्होंने बोल दिया। मूविंग फर्दर, after the Russia's president declaration about the war against Ukraine, मिलान एक्सरसाइज जो है वो भी 25 से होने वाली है और मिलान में बहुत सारी नेवीज आएंगी। इंडिया की भी नेवी होगी, इंडिया में ही होने वाला है, वाइजैक में होगा। रशिया की भी होगी, ईरान की भी होगी, इसराइल की भी होगी, सऊदी अरेबिया की भी होगी। उसके साथ साथ आपकी फ्रांस की भी होने वाली है, म्यांमार, वियतनाम, साउथ कोरिया, बहुत सारी कंट्रीज आएंगी, है ना। अराउंड 42 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं और यूएस भी फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। लेट्स सी होता क्या है, कि होती भी है कि नहीं भी होती है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ चुका है यूक्रेन रशिया के बीच में और उसकी वजह से पूरा यूरोप एंड वेस्टर्न नेशंस बहुत अफेक्ट होंगे। मूविंग फर्दर, सो यूक्रेन ने बोल दिया है कि जितने लोग भी हमारे, जितने यूक्रेन सिटीजन्स या रशिया में रह रहे हैं वो वापस अपने नेशंस आ जाएं, है ना, छोड़ दें हाल फिलहाल वो रशिया को। और उन्होंने अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर दिया है और उन्होंने बोला है कि हाँ टेंशन्स बढ़ चुकी हैं। और आज सुबह सुबह पता भी लगा कि भैया अटैक कर भी दिया है। और यूक्रेन ने भी रिटेलिएशन किया है और कम से कम 7 to 8 सुनने में आए, 7 to 8 एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन कर दिया गया बाई द यूक्रेन मिलिट्री, जो रशिया के थे। एंड यूएस एंड बहुत सारे उनके अलाइज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, बट रशिया को कोई फर्क पड़ता नहीं है। रशिया के मिनिस्टर्स ने बहुत बार बोला भी है, 2014 में भी हमारे सैंक्शंस लगे थे, और जब 2014 में सैंक्शन लगे थे ना तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये चीज उन्होंने बोली। तो उन्होंने बोला कि सैंक्शन से बल्कि फायदा होता है हमें। मूविंग फर्दर, सो जॉर्डन में नियोलिथिक साइट पर 9000 ईयर ओल्ड श्रीन मिला है। अब देखो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको एजेस पता लगेंगे। जैसे कि आपका पहले था स्टोन एज, फिर था ब्रॉन्ज एज। तो स्टोन एज में भी पीरियड डिवाइडेड थे, ठीक है। पहले आपका था प्रीमोलाथिक, फिर आपका था म्यूमोलाथिक, अब है आपका नियोलिथिक, ठीक है। तो ये नियोलिथिक मतलब जी एंड ऑफ स्टोन एज, अराउंड हम बोल सकते हैं 10,000 बीसी, है ना। उस समय का आपको श्रीन मिला है जॉर्डन में, 0 से 10,000 बीसी के बीच, 5 से 10,000 बीसी के बीच में जो पीरियड है उसको अपन नियोलिथिक बोलते हैं। फिर आपका मीनोलिथिक होता है, फिर आपका देयर इज अनदर पीरियड जो स्टार्टिंग ऑफ स्टोन एज है, आई एम जस्ट फॉलोइंग, पियोलिथिक है और कुछ है, ठीक है। तो श्रीन मिला है जॉर्डन में। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज में ऐसा कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।